ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? होप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू ऑल आर वेरी प्रीशियस। वंस अगेन आई एम बैक विद द प्रीवियस ईयर MCQ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आज आप लोग के साथ मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इससे आपको समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड what to study when what not to. You don't have to do donkey work, you have to do smart work. So just pull yourself, give 100% and leave everything to your destiny. And for sure destiny will have something best for you. If you like this video, please do like, share and subscribe. Let's start today MCQ with question number 1. And question number 1 is, who founded the Indian Revolutionary Organization मित्र मेला पुणे in 1899? 1899 में संगठित भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का निर्माण किसने किया था? वीरेंद्र कुमार घोष, सावरकर बंधु, विनायक दामोदर सावरकर एंड डी इज रास बिहारी बोस। एंड द आंसर इज बी, सावरकर बंधु। देखिए क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट चरण चलता रहता है, प्रथम चरण, और 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा होती है। दो सावरकर बंधु रहते हैं, दामोदर सावरकर और वीर सावरकर। इन लोग दोनों ही इस संगठन से जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर जब मेन संस्थापक की बात की जाती है तो वीर सावरकर का नाम आता है। 1899 में आपका मित्र मेला संगठन की स्थापना होती है। फिर 1904 में जब अभिनव भारत का गठन होता है तो मित्र मेला को अभिनव भारत में ही मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मित्र मेला का निर्माण किसने किया था? तो सावरकर बंधु। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको सही क्रम बताना है। आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न यही हो गया है कि आपको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछता है कि कब कौन सी चीज़ें हुई हैं, और ख़ासकर 1919 के बाद जब आपका गांधीवादी युग स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये वाली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसको आप लोग मल्टीपल रिवीजन करना। तो चलिए देखते हैं इसको। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव। तो हमारा साइमन कमीशन 1927 में गठन होता है इसका, और 1928 में ये भारत आते हैं साइमन कमीशन। अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार होता है। अगस्त प्रस्ताव में आपके संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। इसे लिन लिथगो प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय वायसराय कौन रहते हैं आपके? लॉर्ड लिन लिथगो। तो फर्स्ट देखिए, साइमन कमीशन 1927, अगस्त प्रस्ताव 1940 1940। फिर उसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में। ये भी आता है आपका संविधान निर्माण के लिए भारत की समीक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन चूँकि इसमें एक सदस्यीय दल रहता है, अलग पाकिस्तान की मांग नहीं रहती है, और सारी चीज़ें बोला जाता है युद्ध के बाद। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया है। आपको अगर याद हो तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है, और क्रिप्स मिशन में बोला जाता है कि ठीक है, आपको संविधान निर्माण करने दिया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद। ठीक है, आपको स्वशासन दे दिया जाएगा, आपको आज़ादी दी जाएगी, लेकिन युद्ध के बाद। अब युद्ध ऐसा था कि उस समय कोई फिक्स डेट नहीं था कि ये 45 में ख़त्म हो रहा है, 43 में हो रहा है, या कब हो रहा है। तो इसलिए इसकी काफ़ी आलोचना होती है, और गांधी जी क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग भी इसको स्वीकार नहीं करेगी क्रिप्स मिशन को। तो एट द फाइनल क्रिप्स मिशन आपका फेल होता है। तो देखिए, डेट आपको याद हुआ। कैबिनेट मिशन उसके बाद आता है कब? 1946 में। और कैबिनेट मिशन जब आता है तब संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव कराए जाने की बात को स्वीकार कर ली जाती है। तो यहाँ से डेट देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले साइमन कमीशन 1927, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946। तो 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक किसके द्वारा लगाया गया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल से आया है। हर एग्ज़ाम में आपको किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से ज़रूर आता है और इसका आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली। वेलेज़ली ने इस कार्य पे रोक लगाया था। तो आप लोग प्लीज़ गवर्नर जनरल के सारे काम अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सत्यशोधक समाज 1875, नायर आंदोलन 1891, आत्मसम्मान आंदोलन 1927, दलित वर्ग आंदोलन 1825। देखिए ये जितने भी आंदोलन हैं आपके, ये दलित वर्ग के उत्थान से संबंधित हैं और इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर है नायर आंदोलन। नायर आंदोलन आपका 1891 में हुआ था और ये रमन पिल्लई के द्वारा हुआ था। ठीक है, वहीं आपका सत्यशोधक समाज 1873 में बनता है, जिसे ज्योतिबा फुले के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा होता है और इन्हें ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जानते हैं। दलित वर्ग आंदोलन आपका 1924 में होता है BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इस तरह से इन सब में सही आंसर कौन सा है आपका, नायर आंदोलन 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर 1929, कांग्रेस 1928, कराची 1931 और मद्रास 1927। तो देखिए इसका आंसर है 1931। गांधी इरविन समझौता जो है आपका 5 मार्च 1931 को होता है। 1930 में ठीक इससे पहले पहला गोलमेज सम्मेलन होता है और उस समय क्या होता है, कांग्रेस को न्योता दिया जाता है लेकिन कांग्रेस भाग नहीं लेती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चलता रहता है और इसी सब बातों से समझौता करने के लिए इरविन गांधी जी के पास आते हैं और फिर गांधी इरविन समझौता आपका दिल्ली में 5 मार्च 1931 को होता है, जिसमें इरविन ने गांधी जी की कुछ बातें स्वीकार की और गांधी जी ने भी इरविन की कुछ बातें स्वीकार की। गांधी जी ने क्या क्या बातें स्वीकार की थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी लॉर्ड इरविन की ये तीनों बातें स्वीकार कर लेते हैं और गांधी जी की शर्त रहती है कि जिन पर भी हिंसा का मुकदमा चल रहा है उनको छोड़कर अहिंसक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, नमक कर हटा दिया जाए, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सके। ये इस समझौते की मुख्य बातें थी और इस समझौते के बाद गांधी जी की काफ़ी आलोचना होती है क्योंकि जस्ट इसी के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। देखिए ये समझौता कब हो रहा है आपका, 5 मार्च 1931। अगर गांधी जी चाहते तो इन तीनों को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने क्या शर्त रखी थी कि जितने भी अहिंसक कैदी हैं, मतलब जिन पे हिंसा का मुकदमा चल रहा है, उनको छोड़कर अहिंसक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तो इसलिए सब बोलते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो वहाँ पे अहिंसक वर्ड अगर वो नहीं लगाते, वो सिर्फ बोलते कि जितने भी भारतीय कैदी हैं, क्रांतिकारी हैं, सबको रिहा कर दिया जाए, तो हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सज़ा नहीं होती। इस समय गांधी जी की काफ़ी आलोचना होती है और गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी तो हमारे बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते थे। वो बोलते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और इसका आंसर कौन सा है सही आपका, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा होती है 1931 में। इसी अधिवेशन में इस समझौते पे साइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
खुदाई खिदमतगार के संबंध में असत्य कथन है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग खुदाई खिदमतगार? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का स्वयंसेवी का संगठन था, बिल्कुल सही है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, उनके द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना हुई थी। इनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये भी सही है। यह संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोकप्रिय हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। इस संगठन को काला कुर्ती के नाम से जाना जाता था, ये रॉन्ग है। इस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। तो हमसे क्या पूछा है? असत्य कथन, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था इस्तेमारी के संबंध में असत्य कथन। फर्स्ट है ए ऑप्शन आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस भू राजस्व पद्धति को लागू किया। बी, इसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। सी, इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। डी, यह भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट होता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आते हैं। इसका अन्य नाम अस्थाई बंदोबस्त और ज़मींदारी व्यवस्था भी था। ज़मींदारी व्यवस्था इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें डायरेक्ट किसानों के साथ अंग्रेज एग्रीमेंट नहीं करते थे, ज़मींदार के साथ करते थे। और ज़मींदार के साथ करने के बाद क्या बोलते थे? टैक्स कौन लेगा किसानों से? ज़मींदार लेगा। और जो टोटल टैक्स होगा उसका 1/11 पार्ट ज़मींदार अपने पास रखेंगे और 10/11 जो होगा वो अंग्रेज को देंगे। और अस्थाई बंदोबस्त इसलिए रखा जाता था क्योंकि पिछले कुछ सालों का एवरेज निकालकर आगे के 10 साल के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। इसलिए इसका नाम दूसरा क्या था आपका? परमानेंट सेटलमेंट। किसने लागू किया? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स वाला ऑप्शन यहाँ से आपको साफ गलत दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले सार्वजनिक मुकदमे के खिलाफ भारत की तरफ से बचाव पक्ष में शामिल व्यक्ति कौन कौन था? सबसे पहले तो आप ये समझो कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चला था उसे लाल किले के मुकदमे के नाम से जानते हैं। बचाव पक्ष में इसमें आज़ाद हिंद फौज की तरफ से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू रहते हैं। मतलब इसमें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1, 2, 3। और देश की जनता ने इसी मुकदमे के खिलाफ एक नारा दिया था, लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वेबल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग किया था और मृत्यु दंड की सजा को माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टोरी मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ कि आप लोग को पिक्चर क्लियर हो। थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लोगे यहाँ से तो फिर वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में देखिए आप लोग को नहीं रहे तो प्लीज़ तुरंत उसको वहीं पे अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि उसके बाद हमको जैसे ही फर्स्ट सेकंड में ही सही सा रहता है और ऐसा लगता है सही पूछ रहा है और हम सही करके आ जाते हैं। तो इसलिए इसको प्लीज़ जहाँ भी आपको नहीं रहे, नॉट रहे, उसको असत्य रहे, तो प्लीज़ तुरंत उसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करो। तो देखिए क्या बोल रहा है, इंडिया हाउस के संबंध में सत्य नहीं है। 1905 में स्थापना, संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिल्कुल सही है। इंडिया हाउस में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडिया हाउस था, नहीं। वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा इससे जुड़े व्यक्ति थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग आंसर क्या है इसका? इंडिया हाउस में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडिया हाउस था, ये इसका गलत है। देखिए 1905 में जब क्रांतिकारी का प्रथम चरण चलता रहता है तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? पहले इंडिया होम रूल लीग बनाया था उन्होंने। पहले उन्होंने क्या बनाया? इंडिया होम रूल लीग। बाद में वही फिर इंडिया हाउस बनता है। लेकिन जब इंडिया होम रूल लीग बनता है तो वहाँ से एक पत्रिका निकाली जाती है, इंडिया सोशलॉजिस्ट।
इसलिए इंडिया हाउस नामक पत्रिका का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के संबंध में सत्य कथन। ए, तिलक होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1915 में हुआ। एनी बेसेंट का होम रूल 1916 जुलाई में शुरू हुआ। तिलक होम रूल की 5 शाखाएं थी। एनी बेसेंट होम रूल की 200 शाखाएं खोली गई। ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। देखिए 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें क्या मांग की जाती है? औपनिवेशिक शासन की मांग की जाती है। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 6 शाखाएं खोली गई थी और जिसका हेडक्वार्टर जो था वो आपका पुणे में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वो पूरी किस में आती थी? तिलक के होम रूल लीग में आती थी। और तिलक वाला जो होम रूल आंदोलन था वो अप्रैल 1916 को स्टार्ट होता है। वहीं आपका एनी बेसेंट ने जो चलाया था उस आंदोलन का नाम इंडिया होम रूल लीग था और इसका हेडक्वार्टर आपका रहता है मद्रास के आरडीआर में। और एनी बेसेंट जो आंदोलन की शुरुआत करती हैं वो सितंबर 1916 में करती हैं और तिलक वाला आंदोलन अप्रैल 1916 में होता है। लेकिन एनी बेसेंट जो है उनकी शाखाएं 200 रहती हैं और जो तिलक की होम रूल की शाखा रहती है वो कितनी रहती है आपकी? 6 रहती है। बाकी के ऊपर के दो तो ऐसे ही गलत हो गए, तो इसलिए कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो होप आप लोग को ये लेसन अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। आप लोग यहाँ से रिवीजन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि एवरी संडे में 10 to 12, 10 to 15 जैसा भी हो एमसीक्यू अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके और थोड़ा सा हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड को भी मैं समझाती जाऊँगी। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।